हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूटेट उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगातार डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है ये हिंदी पर बेस्ड है, यानी कि सारे आज हम क्वेश्चन जो है हिंदी के मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हिंदी से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज 1 में आप इसको ऑप्ट करें, लैंग्वेज 1 में भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं और लैंग्वेज 2 में भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट है। हिंदी के पेपर 1, यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको हेल्प करेगा ये प्रैक्टिस सेट। तो टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना शिक्षा फॉर नौकरी को। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। प्रीवियस जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मॉक टेस्ट करा रहे हैं, उनको देखने के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का ऊपर भी लगा दूंगा, चेक कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हिंदी के लिए रहेगा ये पूरा वीडियो, लास्ट तक देखना, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। भाषा से संग्रह विधि को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए निगमन विधि, प्रयोग विधि, व्याख्यान विधि या फिर समवाय विधि। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। भाषा से सर्ग विधि को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको हम बोलते हैं समवाय विधि। अब समवाय विधि क्या होता है भाई? देखो, इस विधि में जो बच्चा होता है, बालक होता है, उसको भाषा जल्दी सीखता है, यानी कि इनिशियल एज आप कह सकते हैं कि इस विधि का प्रयोग करके, कि जो सहसंग विधि का प्रयोग करके, जिसको हम समवाय विधि भी कहते हैं, इसमें बच्चा जो है भाषा को जल्दी सीखता है। जिसका जिसका वह व्याकरण भी नहीं जानता तो उसको भी वो ऑप्ट करने लग जाता है, उसको सीखने लग जाता है। और ये जो विधि है ये ऊंची कक्षाओं के अनुरूप विधि कहलाती है। सहसंग विधि जो है हाई क्लास में इसको पढ़ाया जाता है, जो हाई लेवल की क्लास होती है उसमें इसको पढ़ाया जाता है। और इसमें बच्चा जो है भाषा को जल्दी सीखता है। जिसका व्याकरण, जिसका ग्रामर उसको नहीं पता है, उस जगह पर यहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसको समवाय विधि कहा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचय करवाना किस प्रकार का उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक है या फिर अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है? छात्रों को क्या करना है भाई? हिंदी साहित्य के इतिहास को जो पढ़ाया जाता है, जिसमें आप सोचते हैं कि भाई हमें साहित्य क्यों पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको कवियों के बारे में, लेखक के बारे में जो बताया जाता है कि भाई उनका हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, उससे परिचय क्यों करवाया जा रहा है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर ए। इस उद्देश्य से आपको क्या बोलता है? ज्ञानात्मक कौशल या ज्ञानात्मक विकास, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं। ज्ञानात्मक से मतलब यहाँ पर पक्ष क्या है, एक तरीके से आप समझ सकते हो, कॉग्निटिव डोमेन या कॉग्निटिव उद्देश्य जो है डेवलप करना है बच्चे के अंदर, इस इतिहास को पढ़ाकर, साहित्य के इस इतिहास को पढ़ाकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कि कौशल क्या होता है भाई? देखो, इसका संबंध ज्ञान और कौशल से होता है। जो ज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको नॉलेज दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, और स्किल्स, दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ज्ञानात्मक के अंतर्गत, इसका ध्यान देना। इससे आप अपनी बौद्धिक योग्यताओं का विकास कर सकते हैं। ज्ञानात्मक कौशल से आप बौद्धिक कौशल का विकास कर सकते हैं, ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं और कौशल में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये इतने सारे रोल हो गए साहित्य के इतिहास से परिचय करवाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 3। विद्यालय से संबंधित शैक्षिक सूचनाओं को विद्यार्थियों तक प्रेषित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी सूचनाएं विद्यालय में होती हैं वो शैक्षिक सूचनाओं को विद्यार्थियों तक किस तरीके से पहुंचाया जाता है? फ्लैनल बोर्ड के थ्रू, बुलेटिन बोर्ड के थ्रू, श्याम पट से, या इनमें से कोई नहीं। कि आप क्या मीडियम यूज़ करेंगे जिससे कि शैक्षिक सूचनाएं जो हैं बच्चों तक पहुंच जाएं? तो करेक्ट आंसर है, इसको हम बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है भाई? जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो सूचना बोर्ड या फिर नोटिस बोर्ड के नाम से आजकल स्कूलों में इसको जाना जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों से जो है हेडलाइंस लिख दी जाती हैं और ये स्कूल में लगा होता है, जिससे बच्चे कोई भी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। शैक्षिक सूचनाओं से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी आपकी। और श्यामपट बोर्ड क्या है? इसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। भाई ब्लैक बोर्ड पर ये सारी सूचनाएं नहीं दी जाती। ब्लैक बोर्ड पर क्या होता है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये स्क्रीन आपके लिए एक बोर्ड का काम कर रही है, तो ये टीचिंग बोर्ड, ब्लैक बोर्ड बोल लो या टीचिंग बोर्ड बोल लो, जिसपे आप केवल एजुकेशनल कंटेंट लिखेंगे। और नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड जिसपे आप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर स्टडीज़। तो ये हुई बात, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 4। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं होते? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट, कि जो भाषिक अभिव्यक्ति, लैंग्वेज को व्यक्त करने के लिए जो
आकलन किया जाता है बच्चे का, तो उसमें किस तरीके के प्रश्न जो है सहायक नहीं होते, जिससे कि वो आकलन नहीं कर सकते बच्चे की भाषा अभिव्यक्ति को। बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या फिर सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। तो नोट पूछा गया है यहाँ पर कि बच्चे की भाषा अभिव्यक्ति को कौन व्यक्त नहीं करते, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप बच्चे की भाषा अभिव्यक्ति का आकलन यानी कि असेसमेंट नहीं कर सकता है टीचर ऑब्जेक्टिव से। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए निबंधात्मक प्रश्न लिखने होंगे, यानी कि एस्से या लॉन्ग जिसको हम बोलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी हेल्प लेनी होती है, जिससे कि बच्चे की भाषा अभिव्यक्ति को आप समझ सकते हैं कि बच्चा क्या बताना चाह रहा है अपने इस क्वेश्चन के माध्यम से। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे आता है 5। कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जो कहानी बच्चों को पढ़ाई जाती है शिक्षा में, उसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। विचारों की क्रमबद्धता शक्ति बढ़ाना तथा बोलने की आदत डालना, बालकों के संवेगों को सुमेचित करना, सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। तो कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब आप कहोगे कि सौंदर्यात्मक क्या हुआ, सौंदर्यात्मक भावना वो होती हैं जो कवि प्रस्तुत करते हैं। कवि किसके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, कविता के माध्यम से। तो कविता के माध्यम से हमेशा सौंदर्य भाव को प्रस्तुत किया जाता है, कहानियों के माध्यम से सौंदर्य भाव व्यक्त नहीं किया जाता। कविता या पद शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो सौंदर्य भावों का विकास करना होता है। यहाँ हमसे क्या पूछा है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, तो ये नहीं है, ये तो पद का हुआ। बाकी सारी चीज़ें क्या है, कहानी सौंदर्य का विकास करने का उद्देश्य है। जैसे कि बालक के संवेगों का विकास करना, वो किसका उद्देश्य है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। बात क्लियर हो रही है। अभिव्यक्ति की क्षमता करना, कि बच्चा भाषा अभिव्यक्त कर सके। भाषा अभिव्यक्त का मतलब अपने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि अपनी लैंग्वेज में अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सके, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करती है कहानी शिक्षण। अब भाई आपको कोई भी एक कहानी याद है, तो जब आप उसको व्यक्त करेंगे तो उसमें आपके भाव प्रकट होंगे, तो ये कहानी शिक्षण का एक उद्देश्य है और इसके माध्यम से संवेगों का विकास होता है। तो ऑप्शन सी जो है, सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास नहीं करती है कहानी शिक्षण। इसका विकास कौन करेगा भाई, पद करेगा, कविता पद शिक्षण का उद्देश्य है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। इकाई योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। इकाई योजना बोले तो यूनिट प्लान। देखो, दो तरीके के प्लान आपने सुने होंगे, एक होता है लेसन प्लान, लेसन प्लान जिसको हम बोलते हैं पाठ योजना। तो दोनों में डिफरेंस है भाई, इसको एक मत मान लेना। लेसन प्लान आपका अलग होता है, ठीक है, या फिर लेक्चर प्लान आप इसको बोल सकते हो, और दूसरा होता है हमारे पास यूनिट प्लान। तो यूनिट प्लान के अंतर्गत क्या आता है, आपका लेसन प्लान आता है। तो अब आपसे पूछा गया इकाई योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, एच.सी. मॉरिसन, बी.एस. ब्लूम, किलपैट्रिक या फिर ग्रैम वेल द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एच.सी. मॉरिसन ने इकाई योजना का प्रतिपादन किया था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनका प्रतिपादन किया था इकाई योजना का। और इसमें जो है टीचर, ये जो मेथड होता है इकाई योजना, इसके थ्रू ये क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है, यूनिट प्लान क्यों बनवाया जाता है भाई, इससे जो है टीचर और स्टूडेंट, जो अध्यापक और शिक्षार्थी हैं, दोनों एक्टिव शिक्षण में रहते हैं, एक्टिव लर्निंग में रहते हैं। इसके माध्यम से एक्टिव लर्निंग, भैया यूनिट प्लान होगा तो आपको पता है कि आपको कौन कौन से चैप्टर कितने टाइम में और क्या क्या कंटेंट आपको फिनिश करना है, कितने टाइम फ्रेम में करना है। तो उससे क्या है, एक एक्टिव टीचिंग इन्वॉल्वमेंट रहता है, बोरिंग नहीं होती है क्लास, एक मैनेज वे में चलती है। तो इसका प्रपोजल किसने दिया था प्रतिपादन, एच.सी. मॉरिसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 7। कविता शिक्षण की विधि है। अब देखो, कविता शिक्षण से आगे यहाँ पर कविता शिक्षण की विधि क्या है, लेखन प्रणाली है, अर्थबोध प्रणाली है, कौशल प्रणाली है या फिर अक्षर बोध प्रणाली है। यह क्वेश्चन में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर तो आपको पता होता है। तो देखो, कविता शिक्षण की क्या विधि है, राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। कविता शिक्षण की जो विधि है वो है अर्थबोध प्रणाली कहा जाता है इस चीज़ को। तो 7th के लिए राइट आंसर है हमारे पास बी। क्यों, कविता जो है साहित्य की एक विधा है, हमेशा ध्यान रखना, कविता जो है विधा है साहित्य की। किस चीज़ की विधा है, साहित्य की कविता एक विधा है। और कवि की एक आकांक्षा है, इसमें क्या करता है, कवि अपनी थॉट्स को प्रस्तुत करता है, आकांक्षाओं को प्रस्तुत करता है, अपनी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति करता है। क्या कहलाता है वो, कविता शिक्षण कहलाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये अर्थबोध प्रणाली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। निम्नलिखित में अभिवृत्तात्मक उद्देश्य है, आपको नीचे सेंटेंस दिए हैं उसमें आपको बताना अभिवृत्तात्मक उद्देश्य क्या है।
स्वानुभूत विचार व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि। अभिवृत्तात्मक उद्देश्य क्या है इनमें से? तो करेक्ट आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर ए, यह है स्वानुभूत विचारों व भावों को व्यक्त करना अभिवृत्तात्मक उद्देश्य कहलाता है। यानी व्यवहारगत जो भी परिवर्तन लाने के लिए जो भी ज्ञान दिया जाता है, आपको बता देता हूँ कि व्यवहार में जब आपको परिवर्तन लाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से ज्ञान होने चाहिए? पहले तो आपके पास एक तत्व ज्ञानात्मक होना चाहिए, दूसरा बोधात्मक होना चाहिए शिक्षण, तीसरा आपके पास सृजनात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी लर्निंग होनी चाहिए आपके पास, और लास्ट आता है आपका अभिवृत्तात्मक। आदि शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है। अभिवृत्त्यात्मक भी क्या है? ये टीचिंग का एक उद्देश्य है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे ज्ञानात्मक हो गया, बोधात्मक हो गया, सृजनात्मक हो गया और उसके बाद अभिवृत्त्यात्मक हो गया। तो ये क्या कहलाया भाई? स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नेचर ऑफ लैंग्वेज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कठोरता से व्याकरणगत नियमों का अनुसरण करती है। भाषाएं एक दूसरे के साथ संयंत्रित में फैलती फूलती हैं। भाषा का निबंधबद्ध व्यवस्था है, या भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। एकड़ नहीं है यहाँ पर, पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये कह रहे हैं कि भाषा कठोरता से व्याकरणगत नियमों का अनुसरण करती है। भाई भाषा व्याकरण का अनुसरण तो करती है, लेकिन कठोरता से नहीं करती है। कठोरता का मतलब केवल अगर आपको व्याकरण अगर आपको आएगी तभी भाषा आएगी, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप लर्निंग करते हैं वैसे वैसे आप भाषा की व्याकरण को भी सीखते जाते हैं। और भाषा एक दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है। भाषा एक लंबे समय अंतराल तक एक प्रैक्टिस के बाद में सीखी जाती है, प्रयास के बाद में सीखी जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। या भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है भाषा। तो इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लेके आएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो लैंग्वेज है, जिसमें ग्रामर है, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो कम होती चली जाएंगी। और लर्निंग जो है इनिशियल यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ही धीरे धीरे बच्चा जो है भाषा सीखता जाता है, और उसी के साथ साथ उसकी ग्रामर भी सीखता रहता है। तो यहाँ पर कठोरता से व्याकरणगत नियमों का अनुसरण करती है, ये गलत हुआ है ना। तो बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर या त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियां, वर्तनी यानी कि जब आप भाषा को बोलते हैं तो उसमें जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं उसका निवारण किस तरीके से करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। मैंने बोला था ना अभी आपको कि भाषा जो है एक प्रॉपर निरंतर अभ्यास के साथ में सीखी जाती है। तो जब भी आप बोलने संबंधित त्रुटियां कर रहे हैं तो आप वर्तनी का शुद्ध उच्चारण करें, ठीक है, और उसको लिखें और इनका अभ्यास करें, तभी आप जो है भाषा शिक्षण को अपने या भाषा को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एज ए टीचर बच्चों की गलतियों को प्रकार ही गिनवाते रहेंगे तो वो इम्प्रूव नहीं करेगा। वर्तनी के बारे में आप केवल बताकर उसको छोड़ देंगे कि आपने केवल यहाँ पर गलत बोला, यहाँ सही बोला, तो उससे जो बच्चे ने गलतियाँ करी हैं उसमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। त्रुटियों की उपेक्षा करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे आप बच्चे को, जी नहीं। तो राइट आंसर है कि आप बच्चे को उसको वर्तनी का शुद्ध उच्चारण सिखाएंगे और उसको लिखवा कर अभ्यास करवाएंगे, जिससे उसकी जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रिमूव हो जाए। तो ये थे भाई आज का हमारा प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट नंबर हमने 11 डिस्कस किया, जिसमें आज हमने सारे हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे पेपर 1 पेपर 2 यूटेट के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। इसी तरीके के वीडियोस आपको आगे भी यूटेट प्रिपरेशन संबंधित मिलती रहेंगी, तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।